सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं आज। मैंने जैसे कहा था कि हमारी लक्ष्य बैच में केमिस्ट्री के अलावा भी एक और सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको। तो वो सब्जेक्ट हम भौतिक विज्ञान को इंक्लूड कर रहे हैं। और ये भौतिक विज्ञान जो है आपकी, ये जो भौतिक विज्ञान की क्लास है, ये लक्ष्य बैच के अंतर्गत क्लास 12th के लिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी माध्यम, तो हमने उन सभी बोर्ड को इसमें इंक्लूड किया है जो बिहार बोर्ड में यदि हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये भी क्लास हो सकती है। यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, और साथ में यदि एमपी बोर्ड जो भी है, जहां पर भी आप हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी पैटर्न्स लागू है और आप पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लास आपकी अप्लीकेबल है और आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पूरी अपनी क्लास कवर कर सकते हैं। ये बैच 2026-27 जो है आपको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे यहाँ पर मिलेगा। और कंप्लीट ये जो है लाइव सेशन ना होके अभी रिकॉर्डेड में, इसमें है ये रिकॉर्डेड में, तो और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी और ये आपको वीडियो सेशन में मिलेगा, लाइव में नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद टाइम जैसे मैनेज होगा मेरे पास, मैं इसको लाइव क्लास में ले जाऊंगा। अब ये क्लास मैं आमतौर पर कहूँ सिंपल भाषा में, वो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी क्लास, तो इसलिए ये क्लास जो है लाइव नहीं हो सकती, रिकॉर्डेड ठीक है। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा मुझे मैं इसे लाइव में कन्वर्ट कर लूंगा। परंतु अगर मैं बात करूँ क्लास 12th में जो बच्चे 11th से आ गए, या जो आएंगे, या जो आ रहे हैं, या जो अपने आप को अभी से प्रवेशित कर चुके हैं और या स्कूल में उनका एडमिशन क्लास 12th में आ गए हैं, अब वो जो क्लास 12th में आए हैं तो उनको क्या कैसे फिजिक्स पढ़ना है क्लास 12th का, अब वो 11th में क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी उस समय की क्या दिमाग की मेंटल स्थिति थी। लेकिन इस समय जो आपकी दिमागी स्थिति ये होनी चाहिए कि क्लास 12th आपका बेहतरीन जाए। 11th बर्बाद किया, अच्छा किया, डजेंट मीन अब आप 12th में आ गए, तो आप इतना समझो कि 12th बहुत मजबूत करना है। अगर आप में सामर्थ्य है तो 11th भी संभाल के चल लो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाओगे तो 11th भी साथ में इसके बैकबोन बनाते चलना। अब रही बात कि क्लास 12th में अगर आप आ गए हो, तो क्लास 12th में आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, कैसे एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं, क्या उसको यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, ये मेन चीज है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ कि जो फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स है, उसमें हम लोग पहला यूनिट जो बात करते हैं वो है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का मतलब होता है कि यहाँ पर इसको यदि इंग्लिश में बोले तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्थिर विद्युतिकी। दो चीज है इसमें, एक स्थिर, दूसरा विद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, क्या होता है, रुका हुआ। और विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो आप कैसे बोलोगे इसको, आप बोल सकते हो कि आवेश रुका हुआ है, दैट इज मीन चार्ज एट रेस्ट, मतलब कि जो आवेश है वो स्थिर है। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से यूनिट कवर करेंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो आपका वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम जो चैप्टर पहला चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो उसके बाद जो चैप्टर जो आगे बढ़ेंगी तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभव तथा संधारित्र, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव तथा संधारित्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये आपको देखने को मिलेगा। और जब इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे तो वही आवेश क्या होता है, मूव करने लगता है, मतलब आवेश अपने एक जगह से दूसरे जगह गति करने लगेगा। तो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा में क्या हो गया कि चार्ज इज मूविंग, मतलब कि आवेश, आवेश कैसा हो गया, गतिमान हो गया, गतिमान। अब यहां पर चीज देखो कि जो आवेश है अब वो मूव करने लगा, चार्ज इज मूविंग, व्हेन चार्ज इज मूविंग
वे स्टडी क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम बात करें कि चार्ज जब मूव करने लगे तो फिर से एक और अपना ये क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है, और उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। किसे पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में। अब इस मैग्नेटिज्म में चार्ज जब मूविंग हो जाता है तो यहाँ पर पूरी कहानी हम यहाँ पर कहते हैं कि जब चार्ज मूव करता है, दौड़ता हुआ आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उस केस में हम पढ़ते हैं यहाँ पर मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म। अब देखो ये मैग्नेटिज्म का पूरा यूनिट कवर करेंगे, और लास्टली जो यूनिट होगा इसका चैप्टर, इस यूनिट का, वो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जैसे ही आपको कवर करेंगे, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती। और प्रत्यावर्ती धारा जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी फर्स्ट बुक क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब इन पूरी चैप्टर्स में बहुत तमाम सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, हम उन सभी टॉपिक्स को डील कर ही खत्म कर पाएंगे। अब इसके बाद जो होता है सेकेंड एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, और सेकेंड एनसीईआरटी स्टार्ट होती है तो उसमें आपका सबसे पहला यूनिट होता है रे ऑप्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको किरण प्रकाश की। हाँ, ये आप चैप्टर पढ़े हो। अभी के जो ऊपर के चैप्टर है वो शायद नहीं देखे होंगे आप, लेकिन ये चैप्टर आप पढ़े हो कहाँ? क्लास 10th में। क्लास 10th में जो है कि आप पढ़ते हो किरण प्रकाश की, वहां पर रे ऑप्टिक्स की पूरी कहानी बेसिक सिखा दी जाती है। अब 11th में थोड़ी सी बात आप पढ़ते हो वेव के बारे में, जो कि यहाँ पर थोड़ा अंतर होता है, और यहाँ पर पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तरंग प्रकाश की। और इसके बाद जो है तीसरा यूनिट वो है मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में आप रेडिएशन, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ते हो। अब ये द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ने के बाद जो इसी यूनिट में हम और चैप्टर देखेंगे, दैट इज परमाणु, एटम, न्यूक्लियाई, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरे भी हम आपको पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और लास्ट जो आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट होता है यहाँ पर, वो है सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर में हम लोग संधि डायोड पढ़, पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड, ये सब चीजें सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। अब रही बात कि ये तो आपका समरी हो गया, मतलब ये पूरा आपका जो है हमने आपको दे दिया है कि कैसे आप पूरी क्लास 12th को हम कैसे पढ़ाएंगे, और ये चैप्टर कैसे आपको देखने हैं, और ये कैसे चैप्टर आपको यहाँ पर ये चलेंगे, ये सब का मैंने एक रिव्यू दे दिया, और ये पूरे चैप्टर को मैंने एक बार आपके सामने रख दी। अब ये चैप्टर आपको याद होना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये चैप्टर है, क्योंकि रैंडम में कोई पूछ देता है ये बताओ कि क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, तो बच्चे समझे ही नहीं होते चैप्टर का कहानी। और जब चैप्टर की कहानी समझे रहेंगे, चैप्टर नहीं है उनको याद रहता है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे? वो यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, और उस यूनिट को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब बेटा समझ, हम क्या बोले थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? वे चार्ज एट रेस्ट, जहां पर आवेश क्या होगा? विराम अवस्था, आवेश स्थिर होगा। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा। कैसे बोलोगे? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, या भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच, या वह यूनिट जिसमें
आवेश स्थिर रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अच्छा, जब यहां पर चार्ज स्थिर है, आवेश स्थिर है, तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं। और चार्ज जब स्थिर हो गया तो यहाँ पर हम कई सारी कहानियां पढ़ेंगे, और वो सभी कहानियां यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर वो चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, वो पहला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब रही बात कि सर इसमें दो बातें, एक एक जो कह रहा है आवेश और दूसरा कह रहा है क्षेत्र। तो सबसे पहली बात हम पकड़ के चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि आवेश और क्षेत्र, पहले आवेश को पकड़ ले तो हम क्षेत्र को समझ सकते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग या चारों ओर का वह एरिया, वही क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र को बाद में देख लेंगे, पहले आवेश देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूं सबसे पहले हेडिंग लगाइए, तो लगाइए आवेश। आवेश, आवेश, सबसे पहला हेडिंग आवेश। चार्ज, चार्ज समझना बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन फिजिक्स में पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं। घबराने जैसी कोई चीजें नहीं है। मैं इस बार भी, और लगातार 5 साल से मैं यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, इस बार छठा साल हो जाएगा ऑफलाइन में, ये सेकेंड या थर्ड टाइम हो जाएगा कंप्लीट वे में यहाँ पर हमको ऑनलाइन देने में। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको अपनी जर्नी जो पढ़ाते हुए मैं आ रहा हूँ, इस जर्नी में एक चीज देख रहा हूँ कि बच्चे फिजिक्स में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पूरा कंप्लीट वे में वो प्रक्रियाएं नहीं समझ में आती हैं, और वो थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, जिसके वजह से वो फिजिक्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट का पूरा रीजन सहित आपको आंसर मिलेगा, और पूरा कंप्लीट जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। बशर्ते एक काम करना है कि आपको नोट्स बनाना है और पर डे अपने नोट्स को रिवाइज करना है। और मैं एक चीज और आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी की यहाँ पर इतनी क्षमता नहीं कि जो बोर्ड के क्वेश्चंस जो है वो हमारे नोट से बाहर जाए। तो नोट्स के अंदर ही पूरा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अपना नोट्स जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप प्रिपेयर करते हो, तो आप अपना फाउंडेशन बेस भी अच्छा कर लोगे नीट अथवा आईआईटी के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो आवेश, अब इतनी सारी बातें डिस्क्रिप्शन में देने के बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आवेश, आवेश क्या है? तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कहूंगा कि समझो आवेश क्या है, तो मैं कहूंगा वही डेफिनेशन, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और लाइन ऐड कर दो। किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। समझना, मान लो कि अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसे लड़का है जिसका नाम मैं रखता हूं भोंदू दास। ये क्या है? भोंदू दास। ये क्या है इसका नाम? भोंदू दास। अभी भोंदू दास, ठीक है। अब भोंदू उतना भी नहीं है, ये भोंदू दास का नाम मैंने रखा है। और सोचो कि ये भोंदू दास यहां पर खड़ा है। अब भोंदू दास के बगल से एक खूबसूरत, खूबसूरत सुंदर कन्या गुजर रही, सुंदर कन्या गुजर रही है। देखो, इसको मैंने क्या नाम दिया? सुंदर कन्या। क्या इसको बोलेंगे? सुंदर कन्या। अभी जब सुंदर कन्या जब गुजरी,
तो ये क्या करेगा भोंदू दास, इस भोंदू दास का चेहरा जो इधर था वो अब इधर घूम जाएगा, ऐसे करके इधर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि इस सुंदर कन्या ने एक क्षेत्र जनरेट किया। एक क्या किया, क्षेत्र जनरेट किया, जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये भोंदूदास आ गए। अब देखो भोंदूदास के अंदर भी एक ऐसा वही गुण है जिस गुण के कारण ये क्षेत्र का प्रभाव इन पर पड़ा। अभी जब क्षेत्र का अनुभव पर प्रभाव जब इन पर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज है, अर्थात दोनों के अंदर ही क्या है, आवेश है। और दोनों के अंदर हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेश है, जिसके वजह से ये भोंदू दास अब क्या हुआ है, इस सुंदर कन्या की तरफ आकर्षित हो गया है। इस सुंदर कन्या की तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो रहा है। देख रहे हो, ये देखो आकर्षित हो रहा है, भोंदू दास के अंदर आ रहा है, आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, आकर्षित। समझ आई बात की, देखो अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है किसी भी पदार्थ का इंडिविजुअल हर एक में हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे। तो या तो उत्पन्न कर सकता है या फिर उसका अनुभव कर सकता है। और दोनों ही क्या है, रेस्ट पर, दोनों ही क्या है, विराम। तो ये चार्ज जो है, इस चार्ज का डेफिनेशन यहां पर क्लियर होता है। बहुत कोर कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या इसका अनुभव करेगा। बहुत क्लियर लाइन है, ठीक है। अब रही बात आती है कि सर आपने आवेश को तो दो तरीके से दिखा दिया है, तो इसका मतलब कि आवेश के प्रकार भी होते हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप समझ गए। तो मैं लिखूंगा आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार ऐसे लिखूंगा, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जो होते हैं, आवेश टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। अब कई लोग बोलेंगे सर हम तो तीन पढ़े हैं। समझो मैं समझा रहा हूं, आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब जो वो बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं, ना नर है ना मादा, है ना, उसको न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन। अब समझना, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धनात्मक। और दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा निगेटिव। और निगेटिव को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। दो ही प्रकार के आवेश हैं इस दुनिया में, दो ही प्रकार के आवेश एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप जो सोच रहे हो वो भी ठीक बात है, दैट इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल को कभी हम आवेश नहीं कहते, विल नॉट कंसिडर्ड इन आवेश, है ना, क्योंकि इन पर दोनों ही आवेश, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का आवेश क्या होता है, बराबर होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर कहते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन। सो क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन कब होगा, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जितना पॉजिटिव हो उतना ही क्या हो जाए, निगेटिव, उतना ही क्या हो जाए, निगेटिव। मतलब कि यहां पर एक बात क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज उस पर उपस्थित हो, हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। अब देखो, उदासीन जो होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व हैं, जितने तत्व हैं वो सभी उदासीन। सभी क्या है, उदासीन। उदासीन क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई आवेश दिखता ही नहीं है। जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो लिखे गए हैं तत्व, उनके ऊपर कोई भी आवेश आपको नहीं दिखता है। आवेश कब दिखेगा, जब आप उनको यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे। लेकिन जिस फॉर्म में वो लिखे गए हैं वो फॉर्म क्या है, उनकी उदासीन अवस्था है। और उस उदासीन अवस्था में
नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब रही बात किसका, अब एक और बात समझा दीजिए। तुमने कहा क्या, तो पॉजिटिव किसे कहेंगे, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी से यहां पर क्या हो गया है, धनात्मक, क्या हो गया है, धनात्मक। सिमिलर दैट कि हम यूज करें यहां पर ऋणात्मक के लिए क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा वही कि यहां पर धनात्मक से कहीं ज्यादा क्या है, ऋणात्मक। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप ये कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन वी से कि ये कैसा आवेश हो गया, किस टाइप का आवेश हो गया, तो ये हो गया ऋण आवेश। क्या हो गया, ऋण आवेश, मतलब कि ऋणात्मक आवेश इस पर उपस्थित हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है कि धनात्मक लूज किया गया हो, या ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन किया गया हो, दोनों केस हो सकते हैं इसमें। उसमें भी पॉजिटिव में भी हो सकता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उनको गेन किया गया हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दोनों टेंडेंसी हो सकती है। तो ये दोनों बात आप क्लियर रखोगे कि हो सकता है कि प्रोटॉन आए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गए हो, खत्म हुए हो, बस, और तब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। और यहां पर अगर मैं कहूं निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज तब हो सकता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चले गए हो या निगेटिव चार्ज ऊपर आ गए हो, तब ये निगेटिव केस बन सकता है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ये दो बातें तो क्लियर हो गई, जैसे अब यहां पर एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने मान लिया कि एक सोडियम है, जो आवर्त सारणी का जो आपका तत्व है वो है सोडियम। मैंने क्या बोला कि वो उदासीन, कैसा अवस्था में है, उदासीन। तो उदासीन है, तो जब मैं इसको रिएक्ट में करके ले जाऊंगा, तो रिएक्शन के दौरान जब इसको मैं कराऊंगा, तो ये सोडियम क्या करता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के त्यागने से यहां पर धनात्मक की अधिकता हो गई, और इस धनात्मक की अधिकता होने की वजह से ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कैसा हो गया इस पे, पॉजिटिव चार्ज। सेम अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चढ़ते हैं, तो जैसे मान लो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो Cl माइनस में चला जाता है, तो ये कैसा आवेश हो गया, ऋणात्मक। तो मैं बहुत क्लियर शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि जो आवर्त सारणी में रखे हुए तत्व आपके हैं, सब क्या है, उदासीन अवस्था में है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो वहां पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हुई है, क्या हुई है क्या, इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है, त्यागा गया है। और इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया है। और जब ग्रहण होगा तो ऋणात्मक आवेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो धनात्मक आवेश जाएगा। तो आवेश की बातें तो क्लियर हो गई, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज भी यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब रही बात कि मैं अगर कहूं कि मास जो है, मास के कॉन्सेप्ट को समझो क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, मास कॉन्सेप्ट समझना। मास कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, रिलेशन हम समझा रहे हैं। रिलेशन का मतलब कि न्यूट्रल जो आवेश है उसका मास पॉजिटिव के मास से अधिक होगा या कम होगा, निगेटिव के मास से कम होगा या अधिक होगा। सुनना, मास कॉन्सेप्ट कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है, क्यों होता है, और कैसे ये बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया, आओ समझते हैं। इसको मिटाते हैं, हम यहां से क्यूब ही ले लेते हैं सीधे से, क्यूब नहीं देगा, चलो मान लो कि- अबे, चलो ठीक है।
मैंने बस डब्बा बनाया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक मास जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आपको दिखे कि हाँ एक क्यूब है और इस क्यूब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन मैंने बनाया और तीनों की अवस्थाएं मैं बता रहा हूं कि ये देखना, और ये तीनों की अवस्था मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों की अवस्थाएं, ये है न्यूट्रल स्टेट, मैं इसको लिख रहा हूँ। ये कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन है। और ये हो जा रहा है निगेटिव, और ये वाले हो जा रहे हैं भाई साहब पॉजिटिव। तो ये तीन बात जो है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, अभी लिखा। अब तीनों के लिए मास मैं जो यूज कर रहा हूँ, वो मास, इसके लिए मैं कैपिटल एम यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एम डैश यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जो है एम डैश उपयोग कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं एम डबल डैश उपयोग कर रहा हूँ। सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं कि मास कॉन्सेप्ट, हम ये क्या कह रहे हैं कि रिलेशन देख कि इनके साथ इनका रिलेशन क्या होगा, फिर इनके साथ इनका रिलेशन क्या होगा। समझना, एक चीज तो बहुत क्लियर समझना बेटा, कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत क्लियर समझना। और यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, निकला का मतलब कि लूज हुआ है, निकला है इलेक्ट्रॉन, निकला है कौन सी? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हुआ है? ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन, ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब समझना, इलेक्ट्रॉन की जो मास डेंसिटी, मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 ग्राम होता है। अब देखो जहां पर, यहां पर देखो ये जितना पॉजिटिव था उतना ही इस पर निगेटिव था, और यहां पर क्या हो गया कि पॉजिटिव ज्यादा हो गया है, निगेटिव क्या हो गया है? कम हो गया है। और यहां पर पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा हो गया है, निगेटिव कम हो गया है, और यहाँ पर पॉजिटिव कम हो गया है, निगेटिव ज्यादा हो गया है। और निगेटिव ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है? इस पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर मैं मास के रिलेशन इसमें समझाऊं आपको, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एम और एम डबल डैश, तो एम डबल डैश का मास ज्यादा होता है किससे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के मास से। और यहां पर मैं आपको समझाऊं तो मैं कहूंगा कि एम डैश और एम का रिलेशन देखूं तो मास ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। और इसी को जो है बोर्ड में पूछा गया था कि ये बताइए कि अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों ही बराबर है, मतलब उदासीन स्थिति में है, और उसमें से उस ऑब्जेक्ट पर से दूसरी स्थिति ये बन रही कि उस ऑब्जेक्ट पर से कुछ ऋण आवेश को कम कर दिया जाए और वो ऑब्जेक्ट धनात्मक हो जा रहा है, तो बताइए मास रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच? तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास जो होगा एम, न्यूट्रल है, ये किसके लिए है? न्यूट्रल। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या यहाँ पर कि एम डैश किसके लिए उपयोग कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव के लिए। और एम किसके लिए मैंने उपयोग किया है? न्यूट्रल के लिए। तो ग्रेटर देन, पॉजिटिव से ग्रेटर हो जाएगा न्यूट्रल का मास। और यहां पर देखो तो यहां पर क्लियर आपको समझना ये है कि यहां पर भाई साहब जो हो रहा है तो ये हो रहा है कि एम न्यूट्रल से कहीं ज्यादा एम निगेटिव का मास हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो जाता है, या कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का एड ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उस पर और आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना, बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। ठीक है बात? अब समझो, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज के गुण, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। अब आवेशों के गुण में मैं इसको लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण। अगर मैं आवेशों के गुण की बात करूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि, पहले में मैं लिखूंगा सबसे पहली बात कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं
देन दे आर रिपेल टू ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैं लिखूंगा कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि सेम टाइप ऑफ चार्ज, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हैं और उन पर एक ही प्रकार के आवेश रखे हैं और उनको पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मतलब कि वो प्रतिकर्षण करते हैं। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आवेश धनात्मक है, दूसरे आवेश धनात्मक को इसके पास ला दिया, बहुत सटा दिया, तो ये क्या कर रहा है, भाग रहा है इधर और ये भाग रहा है इधर। एक दूसरे को ही क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब ढकेल देते हैं, भाग जाओ मेरे यहां से। तो ऐसे को हम कहते हैं कि अगर समान प्रकार के आवेश हो। और इसी प्रकार सेम इसमें भी होता है, माइनस में भी। माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस साथ आ जाए तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, हटाएंगे। लेकिन वही दूसरी बात अगर मैं कह दूं कि विपरीत प्रकार के आवेश लाऊं मैं, ये अगर विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकार के आवेश की बात की जाए तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वेन अगर कहें कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन ऑपोजिट नेचर्स देन वी आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मैं कहूं कि दो आवेश जो है विपरीत नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये मान लो प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कहे कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो यहां पर इसके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्लियर बात, समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट जो तीसरी पॉइंट है वो बहुत खास पॉइंट है कि आवेश क्या होते हैं, स्थानांतरणीय होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो अगर मैं कहूं तो आवेश का जो नेचर होता है, आवेश जो इसकी प्रॉपर्टीज में एक और विशेष प्रकार का जो गुण है, वो आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है। आवेश क्या है, स्थानांतरणीय। चार्ज आर ट्रांसफॉर्मेबल, मतलब कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कर सकता है। अब इसको समझने की बात है, मान लो कि आपने घर में खाना पकाया, कलछी डाल दिया, जो है कलछी किसमें डाल दिया आपने, आपने डाल दिया कढ़ाई में, और ये कलछी का ये वाला सिरा कढ़ाई में है। लेकिन आपको यहां तक जब लंबे समय तक आप देखोगे तो यहां पर भी आपको गर्म एहसास होता है। दैट इज मीन कि आवेश क्या हो गए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेबल हो गए, स्थानांतरित हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गए हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। चौथी पॉइंट, बहुत खास बात यह है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब कि बिना द्रव्यमान का आवेश का कोई अस्तित्व नहीं। जहां कोई ऑब्जेक्ट है, उसके उसका कुछ मास है, तभी उस पर आवेश उत्पन्न हो सकता है, अदरवाइज आवेश का एग्जिस्टेंस नहीं है। कब, जब मास से रिलेट न करा जाए या मास के बाद उससे ना की जाए। तो मैं यही लिख रहा हूं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध है, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, आवेश सदैव द्रव्यमान से, द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब कि विदाउट मास चार्ज का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो मास है तो आवेश है,
द्रव्यमान है तो आवेश है, द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। क्लियर बात। पांचवा बात, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? तो मैंने क्या लिखवाया कि आवेश संरक्षित रहता है। देखो, अगर मैं कहूं कि न्यूट्रल स्टेट है, क्या इस न्यूट्रल स्टेट में आवेश नहीं है? है ना? तो आवेश क्या है? संरक्षित है। तो कहा जा सकता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, कहीं से इसको उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, और ना ही नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, जबकि आवेश को आप जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट, कि क्या आवेश, कोई आवेशित कण है, उसको उठा के फेंक दिया जाए तो क्या उसका आवेशित कण का आवेश परिवर्तित हो जाएगा? तो वही चीज मैं लिखवा रहा हूं कि ये लाइन, कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि ये लाइन से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई आवेशित कण है, अब मैं उसको दो तीन थप्पड़ मार के भगा दूं या दौड़ा दूं, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो आवेश मल्टीप्लाई कर जाएगा। उतना जितना उसके ऊपर आवेश है उतना ही वो बना रहेगा। वो वेग से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, बशर्ते उस पर कोई और आवेश न चढ़े। आवेश चढ़े या न निकले, तब तक वो वेग सिर्फ भागने से, वेग से प्रभावित नहीं। क्लियर बात, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूं कि जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। तो सातवां पॉइंट ध्यान देना कि इस पॉइंट में मैं लिख रहा हूं कि आवेश विद्युत क्षेत्र, कॉमा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। लेकिन कब? लेकिन कब? तो समझना इस बात को कि अगर आवेश क्या रहेगा, अगर ये आवेश है और आवेश स्थिर रहेगा, v बराबर शून्य, मतलब कि क्या है, ये स्थिर है, तब, स्थिर, तब आवेश क्या हो जाए? स्थिर। तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यही आवेश, लेकिन यही आवेश, लेकिन यही आवेश क्या हो जाए? कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेग से मतलब कि नियत वेग से गति करने लगे। नियत वेग से गति करे। नियत वेग से गति करे। तो नियत वेग से जब गति करता है तो ये दो चीज उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बी से हम लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। then they produce electric field as well as magnetic field, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही आवेश, यही आवेश जो है ये भी वेग से मूव करे लेकिन ये कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट का मतलब कि नियत वेग से, नियत वेग से गति न करे, गति न करे। ठीक है। मैं ये चीज लाइन लिखा हूं कि नियत वेग से गति न करे, मतलब कि यहां पर वेरिएबल हो जाए। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझना है, समझना। वेरिएबल का मतलब ये है कि थोड़ी देर दौड़ा, फिर रुक गया, फिर दौड़ा, फिर रुक गया। इस केस में ये तीन चीज उत्पन्न करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पर विकिरण लिख दिया ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है बात। तो मैंने क्या बोला कि अगर जो आवेश है, चार्ज है, वो तीन स्थिति में मैंने बताया कि अगर चार्ज जो है स्थिर रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो गया, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, देन दे प्रोड्यूस, तब वो उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। भूल जा रहा हूं, ठीक है, कि आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों मिक्स कर पढ़ाने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको आगे चल के आसानी रहेगी दोनों लैंग्वेज को पकड़ने में, ठीक है। और अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं तो मैंने कहा कि जो आवेश है वो नियत वेग से गति ना करे, स्थिर वेग से गति ना करे। बस आ रही है, जो वो वेग है वो कांस्टेंट नहीं रहे, वो वेरिएबल हो, बदलता रहे। ये अभी दौड़ के, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप अपना एक्सीलरेटर बदलते रहते हो, गियर बदलते रहते हो, दैट केस में, उस केस में वो आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय जो है तरंग उत्पन्न करेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा जी। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि आवेश का मात्रक एवं विभव। आवेश का मात्रक व विभव, दो चीज यहां पर हम लोग पढ़े, तो हमारा आवेश का आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि आवेशित कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, आवेशन की विधि पढ़ेंगे। तो अभी यहां पर पढ़ लिया जाए कि आवेश का मात्रक व विभव। तो सबसे क्लियर बात यह है कि आवेश का मात्रक व विभव, तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहली बात कि इसको आपने फॉर्मूले के रूप में देख लो, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसा आप बचपन में क्लास 10th में पढ़े थे जब हम आपको पढ़ाए थे विद्युत धारा। तो वहां पर कहा जाता है आवेश, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वहां पर बोलते हैं विद्युत धारा। अब इसी को परिवर्तित कर दो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब I और T से गुणा हो गया, तो अब इस Q को ही क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं इसी को, आवेश, ठीक ना। अब आवेश जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसका मात्रक भी ले सकते हैं, तो इस केस में आवेश का मात्रक, मात्रक आई के लिए हम लिखते हैं एम्पियर, हम आपको पढ़ा चुके हैं और आप जानते भी होंगे कि एम्पियर, और मल्टीप्लाई विथ टी से टाइम, तो एम्पियर इनटू जो है टाइम, टाइम को कैसे लिखते हैं, सेकेंड में, इसमें लिखते हैं इसको तो सेकेंड में, यहां पर हम टाइम को सीधे आपको लिख के दिखा रहे हैं कि सेकेंड में लिखना है, तो एम्पियर इनटू सेकेंड जो एसआई मात्रक है। और ये इसके बराबर होता है किसके, एक कूलाम्ब के, तो मैं सीबी लिखता हूं कूलाम्ब। ध्यान रखना कि जो एक एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, एक कूलाम, तो ये एसआई मात्रक, क्या है, एसआई मात्रक। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि मात्रक लिखने के बाद कि सर इसका बीमा भी करा दीजिए, तो बीमा आपको मैं करा दूं, तो बीमा क्या लिखोगे, एम्पियर का ए और समय का टी, तो क्या हो जाएगा, एटी। तो ये आपके आवेश का बीमा हो गया। लगे हाथ दो तीन और पॉइंट हम आपको पढ़ा दें जो कि आपके बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, और जनरली अगर आप किसी से कह दें कि आप विद्युत आवेश क्षेत्र पढ़ रहे हो तो लोग आपसे भी पूछते हैं ये बताओ कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट, आवेश का, आवेश का सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो जो आवेश का सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टैट कूलाम, ठीक है, स्टैट कूलाम। तो अगर मैं कहूं कि अब यहां पर मैं आपको एक चीज और समझा दूं, तो वो एक और बात कि आवेश का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा मात्रक, तो यही होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, एक ईएसयू और दूसरा होता है फ्रैंकलिन, तो एफ आर से लिखते हैं इसको, फ्रैंकलिन। तो
अगर मैं आपको कह दूं कि सबसे छोटा मात्रक है, इसका मतलब यह है कि 1 कूलाम एसआई यूनिट बड़ा मात्रक। तो ये कितना हो जाएगा छोटे मात्रक में? अगर ईएसयू या फ्रैंकलिन में अगर लिखूं मैं, तो मैं लिखता हूं इसको कि 3 × 10⁻9 ईएसयू, या 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट सुस्पष्ट याद होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसको एब गुलाम में भी कन्वर्ट करूं तो फ्रैंकलिन को, तो 1/10 एब गुलाम भी इसको लिख सकते। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सब यूनिट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात अगर मैं बात करूं, तो आवेश का सबसे बड़ा यूनिट, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो मैं अगर बात करूं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। 1 फैरेड बराबर कितना हो जाएगा? 96,500 कूलाम। तो ये सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैरेड। फैरेड जो होता है वो सबसे बड़ा मात्रक है, और 1 फैरेड बराबर 96,500। ठीक है। और कुछ और आपको बता दूं मैं, कि अगर मैं कहीं ऐसे लिखूं 1 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। अगर मैं कहीं लिख दूं 1 नैनो कूलाम, 1 × 10⁻⁻9 कूलाम। तो ये सब याद रखिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज मैंने सिंपल भाषा में मैं बोलूं, तो आज मैंने पूरा आवेश के चरित्र को आपके सामने ओपन किया है। लेकिन अगर बात करूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित कैसे करते हैं, तो आवेशन की विधि वो हम पढ़ेंगे कल। तो आज ही क्लास यहां तक आपको हम कंप्लीट किए, और ऐसे ही पूरी क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, तो पूरी क्लास ऐसे ही आप तक डिलीवर होगी फिजिक्स की। अब रही बात कि कुछ बच्चे जो है बायोलॉजी की भी मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी भी लाया जाएगा, वो भी रिकॉर्डेड क्लास ही होगी। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट मिल रहा है, और क्लास आपको एड ऑन मिल रहा है। अभी हम एक ही चीज बोले थे कि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स लेकर चलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री लाइव रिकॉर्ड लाइव क्लास आएगी, और फिजिक्स और बायोलॉजी आपकी रिकॉर्डेड में रहेगी। मे बी ये भी लाइव क्लास में कन्वर्ट हो पाएगी, अगर समय मैनेज हुआ तो। ठीक है। हो सकता है कि केमिस्ट्री भी रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाए बाद में। तो लेकिन एक चीज आपको मैं कह रहा हूं, वो गारंटेड है कि कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, आपकी कंप्लीट पढ़ाई यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होगी। तो आप बशर्ते यहाँ पर आप जुड़ रहे हो, तो आप मन से जुड़िए। और आपको अगर यहाँ पर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट का जो सेशन खुला हुआ है, आप उसमें अपनी जो है बातें लिख सकते हो, वो मुझ तक आ जाएंगी। प्लस में अगर आपको नोट्स चाहिए, तो वर्चुअल लर्निंग 11th-12th डालिए टेलीग्राम पे, सीधे पहुंच जाइए टेलीग्राम पे, फॉलो कर लीजिए, और वहीं पर मैं नोट्स डालूँ। और अब इससे ज्यादा अगर मुझे बात करनी है, इंस्टाग्राम पे वर्चुअल लर्निंग आप वहां पर जाके फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, पर्सनली हमसे बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। ये सब आपके लिए हमने ओपन कर रखे हैं, ताकि हम आपसे मिल सके। बाकी के लिए मैं आज इतने पे ही क्लास को छोड़ता हूं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे यहीं से आगे की पढ़ाई के लिए कंटिन्यू होंगे। बाकी के लिए आप इतना संभालिए, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।